सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, यहाँ पे हम इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है यहाँ पे। ये जो स्क्वायर में हमें कंसीडर किया है ये आयरन कोर है, आयरन कोर और स्टील कोर भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी वाइंडिंग कंसीडर की है। प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस हमने एसी सप्लाई अप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ से करंट आई फ्लो होगा। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कोर पे ऊपर वाउंड है, यहाँ पे हमने लोड कंसीडर किया है। ओके, जब हम एसी सप्लाई अप्लाई करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, तब यहाँ से करंट फ्लो होगा। ये अल्टरनेटिंग करंट रहेगा, तो ये कंटिन्यूसली चेंज होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो करंट चेंज होगा मतलब यहाँ से जो फ्लक्स जनरेट होगा इस कॉइल में, वो भी चेंज होगा। लिंकेज ऑफ एन फ्लक्स अल्सो चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा। ये जो यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, ये क्या है? फ्लक्स है। और कौन सा फ्लक्स है? जो प्राइमरी कॉइल से जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स है। ओके, तो ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में जाएगा। ये जो फ्लक्स है वो चेंजिंग फ्लक्स है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो हमें फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ पता है। इफ़ द फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल चेंजेस देन ईएमएफ गेट इंड्यूस्ड। ओके, तो यहाँ से जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ से ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और यहाँ पे हमें आउटपुट पे कुछ वोल्टेज मिलेगा। ओके, तो बेसिकली है यहाँ पे देखो, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, इन दोनों में एक्चुअल कनेक्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे म्यूचुअली इंडक्शन हो रहा है फ्लक्स का। ओके, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये हो गया बेसिक ऑपरेशन ऑफ एन ट्रांसफार्मर। इसका सिंबल क्या है? ये इसका सिंबल है, यहाँ पे हमने प्राइमरी वाइंडिंग कंसीडर की है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, बीच में जो दो लाइन है उसको हम बोलते हैं कोर, आयरन कोर और स्टील कोर। तो ये सिंबल है। तो ये बेसिक ऑपरेशन हो गया फॉर एन ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर, यहाँ पे हमें तीन टाइप्स देखने हैं। एक है कोर टाइप, दूसरा है शेल टाइप एंड थर्ड वन इज बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही कोर कंसीडर किया होता है और दो वाइंडिंग सेपरेट कोर के ऊपर, मतलब जो दो वाइंडिंग हम कंसीडर करते हैं, दो वाइंडिंग इस कोर के ऊपर वाउंड रहती है। मतलब यहाँ पे एक ही गैप, कोर का एक ही गैप हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है और हमने ये कोर कंसीडर किया है। कोर आयरन कोर रहेगा और स्टील कोर रहेगा और इससे एक ही फ्लक्स पास होगा। तो ये बेसिकली है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। बाद में शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या है? जैसे यहाँ पे एक ही गैप है, कोर का एक ही गैप है, वैसे यहाँ पे कोर के दो गैप है। यहाँ पे एक गैप रहेगा, यहाँ पे एक गैप रहेगा। ये हमने कोर कंसीडर किया है, ये वाला कोर है। और ये जो है ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग ये सेंट्रल लीम पे वाउंड है। मतलब वो प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बोथ दोनों सेंट्रल लीम पे, मतलब जो कोर का सेंट्रल लीम रहेगा उसके ऊपर वाउंड है। मतलब यहाँ पे देखो, ये हमारा सेंट्रल लीम है, कोर का ये सेंट्रल लीम है। तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग भी वाउंड है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी वाउंड है। तो ये बेसिकली ज़्यादा सेफ रहता है ट्रांसफार्मर। ओके, देन बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या है? ये जैसे मतलब साइकिल के स्पोक्स रहते हैं वैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो वाइंडिंग वाउंड की है, जो यहाँ पे नीचे नीचे जो वाइंडिंग है लो वाइंड, उसको हम लो वाइंडिंग बोलेंगे और लो वोल्टेज वाइंडिंग बोलेंगे। देन जो बाहर है वाइंडिंग उसको हम बोलेंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये बेसिकली हो गए ट्रांसफार्मर के तीन टाइप। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का कोर हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पे N1 कंसीडर किया है। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इन द प्राइमरी। N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इन द सेकेंडरी। ओके, देन ये हमने कोर कंसीडर किया है। इससे जो फ्लक्स जा रहा है उसको हमने फाई कंसीडर किया है। यहाँ पे हम E1 वोल्टेज, जो AC वोल्टेज है अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमें E2 वोल्टेज जनरेट होगा और यहाँ पे I2 करंट जनरेट होगा। तो ये है सेकेंडरी साइड, ये है प्राइमरी साइड। ये बेसिकली हो गया ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स के लिए हमने साइनोसाइडल वेव कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे जो फाई एम हमने कंसीडर किया है, फाई एम है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्लक्स। तो इक्वेशन सपोज हम कंसीडर करते हैं, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू हम 2πf भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? फाई एम साइन 2πf इंटू टी। तो ये बेसिकली है फ्लक्स। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे टर्म्स हमने कंसीडर कर लिए। E1 क्या है? E1 इज द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट प्राइमरी। E2 इज RMS वैल्यू ऑफ ए वोल्टेज एट द सेकेंडरी। N1 एंड द N2 हमने देखा, यहाँ पे I1 एंड I2 देखा। I1 इज द करंट इन प्राइमरी, I2 इज द करंट इन सेकेंडरी। तो सपोज हमें इक्वेशन देखना है फॉर एन ट्रांसफार्मर।
और ईएमएफ इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई क्या है, ई इज माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी है। ओके, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी है। तो यहाँ पे सपोज हम कंसीडर करते हैं कि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो पर टर्न हम फाइंड आउट करते हैं। सपोज हम कंसीडर करते हैं ओनली 1 टर्न है, एक ही टर्न के अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो सपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी आ जाएगा। क्यों, सिंस हमने कंसीडर कर लिया एन इज इक्वल टू 1। ओके, एक ही टर्न के अक्रॉस हमें ईएमएफ जनरेट करना है। जैसे हमने फाई का इक्वेशन देखा, यहाँ पे फाई क्या है, फाई एम साइन ओमेगा टी है। तो सपोज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई। तो इट इज़ फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। यहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना है साइन ओमेगा टी का। यहाँ पे फाई एम कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाई एम, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये हमें मिला ई। तो इसको सपोज हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ई मैक्स आ जाएगा। तो हम इसको कंसीडर करते हैं। सो देयर फॉर ई मैक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ई मैक्स इज इक्वल टू माइनस फाई एम इंटू ओमेगा। यहाँ पे देखो हम माइनस या प्लस कंसीडर किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी हमें, ये जब ये कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 रहेगा तब। तो सपोज हम कंसीडर करते हैं कि ई मैक्स इज प्लस फाई एम ओमेगा है। तो ये ई मैक्स हमें क्या मिला, फाई एम ओमेगा मिला। ओके, तो ये है मैक्सिमम वैल्यू। सपोज हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ओके, तो ई आरएमएस हमें क्या मिलेगा, ई आरएमएस इज इक्वल टू हमें मिलेगा ई मैक्स डिवाइडेड बाय √2। ई मैक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फाई एम इंटू ओमेगा है डिवाइडेड बाय √2 हमें करना पड़ेगा। तो सपोज हम करते हैं ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई एफ। तो हमें क्या मिलेगा, ई आर एम एस इज इक्वल टू फाई एम एज इट इज़ रखते हैं हम यहाँ पे, फाई एम इंटू ओमेगा क्या है 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई इंटू एफ है डिवाइडेड बाय √2। ओके, तो यहाँ पे फाई एम एंड एफ यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं 2 पाई और √2 का डिवीजन करते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4.44 फाई एम इंटू एफ। तो ये हमें मिला, इट इज़ ई आर एम एस। ओके, तो ये हो गया ई आर एम एस फॉर ओनली 1 वाइंडिंग और अक्रॉस ओनली 1 टर्न ऑफ ए वाइंडिंग। ओके, एक ही टर्न हमने कंसिडर किया था, एन इज इक्वल हमने 1 कंसिडर किया था, ये एक टर्न के लिए हो गया है ई आर एम एस फॉर 1 टर्न। तो सपोज हमें फाइंड आउट करना है टोटल जो आर एम एस वोल्टेज जनरेट हो रहा है और ई एम एफ जनरेट हो रहा है एट द प्राइमरी, हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक टर्न के लिए हमने फाइंड आउट किया है उसको सपोज हमने N1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल ईएमएफ मिलेगा इन द प्राइमरी। तो सपोज हमें फाइंड आउट करना है E1 मतलब क्या है, आरएमएस वैल्यू जनरेटेड और आरएमएस वैल्यू इन द प्राइमरी, इट इज नॉट जनरेटेड, ईएमएफ इज जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो E1 क्या रहेगा, E1 क्या रहेगा, ई आर एम एस इंटू N1 रहेगा। तो ई आर एम एस की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू N1। तो ये हो जाएगा हमारा E1। ओके, तो ये हमें E1 मिला, E1 इज इक्वल टू 4.44 फाई एम एफ इंटू N1 आ जाएगा। इसका यूनिट रहेगा वोल्ट्स, यूनिट क्या रहेगा वोल्ट्स। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। बाद में सपोज हमें E2 निकालना है, मतलब जनरेटेड ईएमएफ निकालना है एट द सेकेंडरी। तो वो कैसे आ जाएगा, जैसे हमने ई आर एम एस कंसिडर किया, ई आर एम एस फॉर द 1 टर्न ऑफ ए कॉइल, उसको सपोज हमें n नंबर ऑफ टर्न्स मतलब N2 से मल्टीप्लाई किया हमने, जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है उससे मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल ईएमएफ सेकेंडरी में जो जनरेट हो रहा है वो मिलेगा। तो सपोज इस ई आर एम एस को हम N2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें E2 मिलेगा। तो ई आर एम एस क्या है, इट इज़ 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू यहाँ पे N2 आ जाएगा। तो देयर फोर E2 हमें मिला 4.44 फाई एम एफ इंटू N2। तो इसका भी यूनिट हो जाएगा वोल्ट्स, यूनिट हो जाएगा वोल्ट्स। ये सपोज हमारा सेकेंड इक्वेशन है। सो ये बेसिकली इक्वेशन है फॉर ईएमएफ इन द ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी ईएमएफ एंड द सेकेंडरी ईएमएफ, इट इज आरएमएस वैल्यू। वोल्टेज एंड करंट रेशियोज ऑफ ए ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर कंसीडर किया है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है एंड E1 जो है, E1 जो EMF है ये कॉइल के अक्रॉस है,
ये यहाँ पे E2 है। E2 जो EMF है वो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस है। ओके, तो यहाँ पे V1 क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, और V2 क्या है, जनरेटेड वोल्टेज है। ओके, सो जनरेटेड वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ये हमें समझ में आना चाहिए। E2 एंड द E1 द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल इटसेल्फ। ओके, कॉइल के अक्रॉस जो EMF जनरेट होगा वो हमने कंसिडर किया है, और यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज हमने V1 कंसिडर किया है, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा उसको हमने V2 कंसिडर किया है। यहाँ पे फ्लक्स फाई जनरेट हो रहा है इन द कोर, ये कोर है। सो हमने इक्वेशंस देखे थे E1 एंड E2 के। E1 का इक्वेशन क्या था, 4.445 F इंटू N1। E2 का क्या था, 4.445 F इंटू N2 था। ओके, तो हमें क्या देखना है, पहले वोल्टेज रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर विथ लोड देखना है, मतलब लोड हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जब हम लोड कंसीडर करेंगे तब जो टोटल वोल्टेज यहाँ पे EMF जनरेट हो रहा है सेकेंड कॉइल के अक्रॉस और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस, वो एज इट इज़ यहाँ पे V2 के अक्रॉस नहीं जाएगा, कुछ तो ड्रॉप होगा, और यहाँ पे E2 इज़ नॉट इक्वल टू V2 हमें मिलेगा। तो जब हम लोड कंसीडर करेंगे तब E2 एंड V2 इक्वल नहीं है। सपोज यहाँ पे हमें वोल्टेज रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सपोज E1 और E2 को डिवाइड कर देंगे, तो E1 अपॉन E2 हमें क्या मिलेगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 क्या मिलेगा। यहाँ पे देखो ये जो टर्म है 4.445 एंड F, ये कॉमन है, यहाँ पे वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा इट इज़ N1 अपॉन N2। ओके, तो N1 डिवाइड बाई N2 हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 भी हम ले सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया वोल्टेज रेशियो ऑफ एन ट्रांसफार्मर विथ लोड। सेकेंड कंडीशन हम कंसीडर करते हैं विदाउट लोड, मतलब ये जो लोड हमने यहाँ पे कंसीडर किया है ये लोड यहाँ पे नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, ये जो E2 है, E2 डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा इस केस में, E2 हो जाएगा V2। ओके, क्योंकि वो डायरेक्टली अभी अपीयर हो रहा है, यहाँ पे लोड हमने कंसीडर नहीं किया है, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2। बाद में ये V1 जो है, V1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू E1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू E1 है। तो ये जो रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, E को हमें रिप्लेस करना है V से, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, और इसको बोल सकते हैं हम V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये हो जाएगा। तो ये हो गया वोल्टेज रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर विदाउट लोड। बाद में वोल्टेज रेशियो क्या है, प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज टू द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, मतलब V1 अपॉन V2 को हम बोलते हैं इट इज़ अ वोल्टेज रेशियो। देन नेक्स्ट हमें ट्रांसफार्मर रेशियो, वो इंडिकेट करते हैं हम कैपिटल K से, वो क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाई प्राइमरी वोल्टेज है। सो V2 अपॉन V1 और E2 अपॉन E1 और N2 अपॉन N1 को हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो। सपोज हमें अभी टर्न्स रेशियो देखना होगा ऑफ एन ट्रांसफार्मर, तो टर्न्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, मतलब N1 अपॉन N2 है टर्न्स रेशियो ऑफ एन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ के क्या है, ट्रांसफार्मर रेशियो है। ट्रांसफार्मर रेशियो हम कैसे इंडिकेट करते हैं, इट इज़ V2 अपॉन V1 इट इज़ इक्वल टू E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 होता है। मतलब ये के है, के डिपेंडेंट हमें उसके टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। तो सपोज हम कंसिडर करते हैं कि के ये ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 कब आ जाएगा, जब V2 ग्रेटर होगा देन V1। ओके, तो इस केस के लिए हमें क्या मिलेगा, V2 इज ग्रेटर देन V1, मतलब जो सेकेंडरी में वोल्टेज है वो सेकेंडरी वाला वोल्टेज ग्रेटर है टू द प्राइमरी वोल्टेज। तो इसको बोल सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब प्राइमरी से जो सेकेंडरी में वोल्टेज जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंड केस हम कंसिडर करते हैं के लेस देन 1। ओके, उस टाइम पे क्या होगा, V2 लेस होगा V1 से, मतलब सेकेंडरी में जो वोल्टेज जा रहा है वो लेस है कंपेयर टू द प्राइमरी, मतलब वो स्टेप डाउन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है वोल्टेज, प्राइमरी में जितना है उससे वो कम हो रहा है सेकेंडरी में, तो उसको हम बोल सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देन 1-to-1 ट्रांसफार्मर मतलब क्या, K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। K इज इक्वल टू 1 के लिए हम 1-to-1 ट्रांसफार्मर कंसिडर करेंगे, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 होगा और E2 इज इक्वल टू E1 होगा, नहीं तो N2 इज इक्वल टू N1 होगा। तो उस टाइम पे हम क्या कंसिडर करेंगे, इट इज़ अ 1-to-1 ट्रांसफार्मर, मतलब जो इनपुट में वोल्टेज रहेगा वही हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, और प्राइमरी में जो वोल्टेज रहेगा वही हमें सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा रहेगा। ओके, तो उसको हम बोलेंगे 1-to-1 ट्रांसफार्मर। बाद में हम देखते हैं करंट रेशियोज। करंट रेशियोज देखने से पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर हमने कंसीडर किया है उसकी इफिशियंसी है 100%, इफिशियंसी इज 100%। मतलब क्या, जो प्राइमरी में पावर जनरेट हो रहा है वही पावर डायरेक्टली डिलीवर्ड हो रहा है टू द सेकेंडरी। ओके, मतलब पावर लॉस नहीं हो रहा, तो हम कंसीडर करते हैं इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ये हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू हमने आउटपुट पावर हमने कंसीडर किया है। ओके, तो इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट इज़ V when I1
कॉस ऑफ 5n, आउटपुट पावर हो जाएगा V2 I2 कॉस ऑफ 5 यहाँ पे देखो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो प्राइमरी से जनरेट हो रहा है वही फ्लक्स सेकेंडरी में जा रहा है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं cos 5, तो यहाँ पे cos 5 इक्वल हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें फाइनली हमें क्या मिलेगा, V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 हमें मिलेगा। ओके, तो सपोज हम डिवाइड कर लेते हैं, तो I2 यहाँ पे आ जाएगा और V1 यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे V2 अपन V1 हमें मिलेगा। तो ये बेसिकली हो गया करंट रेशियो, I1 अपन I2 इज इक्वल टू V2 अपन V1 हमें मिला। इसको सपोज हम रिलेट करते हैं पहले वाले इक्वेशंस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। यही हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली है करंट रेशियोज। रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर क्या है, मतलब सपोज हमने कौन सी भी एक मशीन कंसीडर कर ली, तो वो मशीन कितनी पावर सप्लाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं रेटिंग ऑफ ए मशीन। ओके, सो ट्रांसफार्मर में सपोज हमें रेटिंग देखना है, तो ट्रांसफार्मर रेटिंग हम इंडिकेट करेंगे करंट और वोल्टेज के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब हम ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस टाइम पे लोड पे हम कितना लोड कनेक्ट करने वाले हैं, लोड साइड पे कितना लोड कनेक्ट करने वाले हैं, ये हमें पता नहीं होता। तो उसके हिसाब से हम ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो प्राइमरी करंट एंड प्राइमरी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड रहेगा, या सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो उसके हिसाब से हम मतलब VA रेटिंग और एक KVA रेटिंग कंसीडर करके हमें ट्रांसफार्मर रेटिंग फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें लोड कितना कनेक्ट करना है या ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर होने के बाद उसके क्रॉस और उसके आउटपुट पे कितना लोड कनेक्ट होगा ये हमें पता नहीं होता। तो इसके लिए हम उसकी KVA रेटिंग और VA रेटिंग हम फाइंड आउट करते हैं। तो रेटिंग क्या आ जाएगी, प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट आ जाएगा। सपोज हम KVA रेटिंग कंसीडर करते हैं और रेटिंग इन VA और KVA और MVA हम कंसीडर करते हैं, तो क्या आ जाएगा, V1 दैट मीन्स प्राइमरी वोल्टेज इंटू I1 प्राइमरी करंट इज इक्वल टू V2 इंटू I2, V2 इज द सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। ओके, सो इसके हिसाब से सपोज हमें I1 निकालना है, तो हम I1 कैसे निकालेंगे, ये तो क्या है, ये KVA रेटिंग है। सो सपोज हम KVA रेटिंग कंसीडर करते हैं, तो KVA रेटिंग को सपोज I1 निकालना है, हमें I1 निकालना है, तो V1 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है, इट इज़ अ KVA रेटिंग। ओके, सो सपोज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं इट इज़ अ KVA रेटिंग इनटू हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 10⁻3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, KVA रेटिंग है, K से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ओके, 1K इज इक्वल टू 10⁻3। ओके, डिवाइडेड पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई V1, ये V1 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सपोज हमें निकालना है I2 निकालना है, तो V2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी KVA रेटिंग है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इट इज़ अ KVA रेटिंग इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई V2। ओके, ये I2 हो गया। यहाँ पे देखो सपोज हमें MVA रेटिंग गिवन होगी, तो हमें यहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज VA रेटिंग गिवन होगा, तो यहाँ पे हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये बेसिकली होगी KVA रेटिंग ऑफ एन ट्रांसफार्मर। सपोज हम उसका जो एक्चुअल फॉर्म है कंप्लीट रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर हम कैसे डिनोट करते हैं ये देखते हैं। सपोज ये एग्जांपल हमने कंसीडर किया है 3000 वोल्ट स्लैश 230 वोल्ट 5 किलो वोल्ट एम्पियर एंड 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो 3000 वोल्ट है, 3000 वोल्ट क्या है, इट इज़ अ V1, 3000 वोल्ट इज़ V1 दैट मीन्स प्राइमरी वोल्टेज, 230 वोल्ट इज सेकेंडरी वोल्टेज V2, 5 किलो वोल्ट एम्पियर दैट मीन्स ये रेटिंग है, रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, एंड 50 हर्ट्ज इज़ द फ्रीक्वेंसी। अभी हम देखेंगे KVA रेटिंग और VA रेटिंग क्यों ज़रूरी है। पहले तो ये इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट्स हाउ मच मैक्सिमम एपरेंट पावर और टोटल पावर ए ट्रांसफार्मर कैन सप्लाई, मतलब वो कितना पावर सप्लाई करेगा टू द लोड, ये ट्रांसफार्मर इंडिकेट करता है। ओके, और मैंने बताया था कि एट द लोड हमें पता नहीं होता कि कितना लोड कनेक्ट होने वाला है, तो उसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंग हम वैट और किलोवाट पावर कंसीडर नहीं कर सकते। अब सपोज लोड कनेक्टेड कितना होने वाला है वो हमें सब पता होता, तो हम वहाँ पे वैट और किलोवाट पावर हम कंसीडर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं होता। तो इसकी वजह से हम वोल्ट एम्पियर और किलो वोल्ट एम्पियर ये जो रेटिंग है, पावर रेटिंग हम कंसीडर करते हैं। तो ये बेसिकली है रेटिंग ऑफ एन ट्रांसफार्मर।
10 kilovolt ampere 3300 volt 240 volt single phase 50 hertz transformer has given. ओके मतलब यहाँ पे KVA रेटिंग गिवन है. KVA रेटिंग क्या है? KVA रेटिंग इज इट इज़ 10 किलोवोल्ट एम्पियर. इट इज़ 10 किलोवोल्ट एम्पियर गिवन है. ओके यहाँ पे ये 3300 वोल्ट एंड 240 वोल्ट ये वोल्टेजेस गिवन है. तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं E1 इज इक्वल टू गिवन है, इट इज़ 3300 वोल्ट्स एंड E2 गिवन है, E2 इज इक्वल टू 240 volts. E2 is equal to 240 volts having a frequency of 50 hertz. So F is equal to 50 hertz. Okay. ट्रांसफार्मर हैज़ अ कोर एरिया ऑफ 300 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब तो एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है. इसका सपोज हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम ये यहाँ पे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 300 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा. ओके ये एरिया हो गया. बाद में क्या गिवन है? द फ्लक्स डेंसिटी इज़ 1.3 टेस्ला. दैट मीन्स बी गिवन है, इट इज़ 1.3 टेस्ला. हमें फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन एन प्राइमरी. ओके सो N1 हमें फाइंड आउट करना है. तो N1 हम कैसे निकालेंगे? हमें E1 का फॉर्मूला पता है. सो E1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? इट इज़ 4.44 F phi m इंटू है इट इज़ N1. ओके सो E1 इज इक्वल टू 4.44 F phi m इंटू N1 ये फार्मूला है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे E1 तो गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फाई गिवन नहीं है, N1 गिवन नहीं है. तो फाई हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे हमें B और A गिवन है, हमें B का फॉर्मूला पता है. B इज इक्वल टू क्या है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया है. तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? इट इज़ बी इंटू ए हमें मिलेगा. तो सपोज इसको हम कंसिडर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए फ्लक्स. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज़ 4.44 एफ एज इट इज़. फाई एम को लिखते हैं हम, इट इज़ बी इंटू ए इंटू N1 इज इक्वल टू E1 है. तो यहाँ पे हम N1 कैसे निकालेंगे? N1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इट इज़ E1 को ये सारी टर्म यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी. सो इट इज़ 4.44 F इंटू बी इंटू ए. ओके तो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो E1 गिवन है, E1 इज इक्वल टू 3300. तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने 3300 एंड 4.44 एज इट इज़ 4.44. F इज़ गिवन, F इज इक्वल टू क्या है? F इज़ 50 हर्ट्ज़. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज़ 50 हर्ट्ज़. देन B इज़ गिवन 1.3. B इज़ इट इज़ 1.3. एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻⁻4. सो इट इज़ 300 इंटू 10⁻⁻4. ओके तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा फॉर एन N1 इट इज़ 381.15 टन्स. ओके इसको हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं इट इज़ 382 टन्स. 382 टन्स. यहाँ पे हम 381 भी ले सकते हैं, लेकिन 381 ये पूरा टर्म है टन्स का, और यहाँ पे कुछ तो पार्ट है रिमेनिंग टर्न का. तो इसको सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं 1 टन है. तो यहाँ पे टोटल टर्न कितना हो गया? इट इज़ 382 टन्स अप्रॉक्सीमेटली. बाद में हमें क्या निकालना है? बाद में हमें N2 निकालना है. तो N2 कैसे निकालेंगे हम? N2 और N1 का रिलेशन हमें पता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफार्मर रेशियो. ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है? इट इज़ N2 अपॉन N1 है. तो यहाँ से हमें N2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? N2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा इट इज़ K इंटू N1. ओके तो हमें पहले यहाँ पे K निकालना पड़ेगा. K निकालने के लिए यहाँ पे देखो हमें E1 और E2 भी गिवन है, तो वो रिलेशन हम यूज़ कर लेते हैं. सो K का रिलेशन क्या है? इट इज़ E2 अपॉन E1 है. तो E2 की वैल्यू क्या है? 3300. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इट इज़ 3300 डिवाइडेड बाई E1. E1 इज़ 240 वोल्ट. तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 0.07272. तो K हमें मिला. अभी ये K की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें N2 मिलेगा. सो देयरफॉर N2 इज इक्वल टू K की वैल्यू है 0.07272 इंटू N1. N1 क्या है? N1 हमने यहाँ पे निकाला इट इज़ 382 टन्स. सो यहाँ पे आ जाएगा 382. तो देयरफॉर N2 इज इक्वल टू आ जाएगा 27.78. ये इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर करते हैं 28 टन्स. मतलब यहाँ पे N2 हमें मिला 28 टन्स. बाद में हमें क्या निकालना है? प्राइमरी फुल लोड करंट. सो थर्ड हमें फाइंड आउट करना है प्राइमरी करंट
सपोज इट इज़ I1 फुल लोड हमें फाइंड आउट करना है, तो वो क्या है, इट इज़ KVA रेटिंग इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या है, इट इज़ E1 है। ओके, सो KVA रेटिंग हमें गिवन है, KVA रेटिंग क्या है, 10 है, तो यहाँ पे हमें 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई E1 क्या है, इट इज़ 3300 है। तो देयरफॉर प्राइमरी फुल लोड करंट हमें क्या मिलेगा, 3.03 एम्पियर। सो प्राइमरी फुल लोड करंट हमें मिला 3.03 एम्पियर।